हाँ भाई। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और आज मैं इस चैनल पे महाराष्ट्र बोर्ड फिज़िक्स का यहाँ पर सिलेबस शुरू करने जा रहा हूँ। और इस सिलेबस में मैं यहाँ पर अपना जो चैप्टर कवर करने वाला हूँ वो चैप्टर है अपने पास चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा है? चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की वेटेज की बात की जाए तो इसका जो वेटेज है अपने पास यहाँ पर 4 to 6 मार्क्स के बीच में वैरी कर सकता है। 4 to 6 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज अपने पास क्या कर सकता है? वैरी कर सकता है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले तो मेरा एक तरीका है कि चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चैप्टर के नाम पे जाता हूँ कि आखिर चैप्टर का नाम कहना क्या चाहता है। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम अपने पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले समझेंगे कि करंट क्या है। करंट यानी कि किसी भी चीज़ का फ्लो। अगर कोई भी चीज़ क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, तो उसको बोलेंगे करंट। क्या बोलेंगे? करंट। जैसे मेरे पास पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे वाटर करंट। जैसे मेरे पास एयर फ्लो हो रही है उसको क्या बोलेंगे? एयर करंट। लेकिन यहाँ पर करंट का मतलब क्या होता है अभी बताया मैंने आपको। करंट का मतलब होता है फ्लो। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड निकल के आता है वो आता है चार्ज से। किससे? चार्ज से। मतलब इस चैप्टर के अंदर अपने को फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। मतलब जब भी अपने पास कोई चार्ज या फिर नंबर ऑफ चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, तो उसकी स्टडी हम लोग किस चैप्टर के अंदर करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाला चैप्टर जो होता है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम चार्ज को रेस्ट पर स्टडी करते हैं। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो क्या बिहेवियर शो करेगा अपने सराउंडिंग में, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। अगर मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करना है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में अपने पास क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास पहला टॉपिक होगा वो मेरे तरफ से एक लेक्चर होगा, जो कि ये वाला ही लेक्चर है। वो है मेरे पास बेसिक्स बेसिक्स ऑफ करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या कि हम लोग इसमें जानेंगे कि भाई बैटरी का सिंबल क्या होता है, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। ये सारी चीज़ें इस पहले वाले लेक्चर में करेंगे। दूसरा मेरे पास यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर किरचॉफ किरचॉफ किरचॉफ्स लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए हमारे पास कुछ लॉज दिए थे। ठीक है। और उसने उसने पहला लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। या फिर इसका दूसरा नाम इसे करंट लॉ भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? करंट लॉ भी कहा जाता है। यहाँ पर किरचॉफ ने ही दूसरा लॉ दिया था। वो लॉ का नाम है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। क्या बोला मैंने? किरचॉफ सेकेंड लॉ। या फिर इसका दूसरा नाम अपने पास वोल्टेज लॉ भी इसे कहा जाता है। इसके बाद जो टॉपिक है अपने पास वो है अपने पास विटस्टोन ब्रिज एंड इट्स अपने पास एप्लीकेशन। विटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है। इसमें यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन भी पढ़ेंगे। बैलेंसिंग अपने पास इधर कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन। ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद जो टॉपिक आता है अपना वो है मेरे पास मीटर ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन। मीटर ब्रिज एंड इट्स
एप्लीकेशंस। उसके बाद जो टॉपिक है अपने पास वो है इधर, इसके बाद जो टॉपिक आता है अपने पास वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो पोटेंशियोमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो टॉपिक है उसके बाद अपने पास प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इट्स यूजेस यूजेस एंड इट्स अपने पास एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस। उसके बाद जो अपने पास जो टॉपिक है वो है अपने पास गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के बाद यहाँ पर गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर मीटर एज अ एमीटर। कैसे हम लोग शंट रजिस्टर का यूज़ करके गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर मीटर एज अ वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। फिर सबसे लास्ट जो टॉपिक आता है कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? सिलेबस है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका जो सिलेबस है, आपके जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है वो शुरू होता है अपने पास किरचॉफ लॉ से और यही सिलेबस आपका खत्म होता है कंपैरिजन बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो है हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं यहाँ पर किससे? इलेक्ट्रिक करंट से। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे अपने पास, हेडिंग क्या है? हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पर देखो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। द टाइम रेट of flow of charge, the time rate of flow of charge through any cross section of a conductor, या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पर थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। भाई तुमने तो लिख दिया लेकिन कुछ समझे नहीं, तो समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक कंडक्टर इमेजिन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर ले लिया। ये क्या है? अपने पास एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये रहे अपने पास क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टर में क्या है? अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी कंडक्टर का एक क्या करता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडक्टर लिया,
यहाँ पर कंडक्टर में यहाँ पर चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और मैंने यहाँ पर एक क्या कर लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। तो मेरे पास पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या करेंगे, पास करेंगे, मैंने बोला पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास करेंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है अपने पास उसको चार्ज पर यूनिट टाइम ऐसे भी लिखा जाता है। नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से पर यूनिट टाइम में जितना चार्जेस पास करेंगे उसको ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर चार्जेस ज़्यादा पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर चार्जेस कम पास करेंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है I, और यहाँ पर चार्ज को स्मॉल लेटर Q से लिखूंगा, और ये क्या है, टाइम है। तो ये क्या है, अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। वेयर अपने पास जो I है वो क्या है, इधर I जो है वो क्या है, अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और यहाँ पर Q क्या है अपने पास, ये Q क्या है, चार्ज है। और T क्या है अपने पास, इधर ये T जो है वो क्या है, टाइम है। अब देखो मेरे पास अगर यहाँ पर मैंने बोला 1 सेकंड में 2 चार्ज पास कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से, मतलब हर 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, हर 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, हर 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, मतलब हर 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब मेरे पास यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। मतलब करंट की वैल्यू क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन मान लो मेरे पास पहले 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 3 गए, फिर 4 गए, कहाँ से, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हर सेकंड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उस केस में हम सिंपली इलेक्ट्रिक करंट ना डिफाइन करते हुए एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस अपने पास क्या, करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट को क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे। अब देखो यहां पर अपने पास इंस्टेंटेनियस करंट कब आया, जब रेट ऑफ फ्लो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ रेट of flow of charges through cross section of any conductor varies with time, then it is given by I is equal to dq by dt। यहाँ पर सिंपल I इज इक्वल टू क्यू बाई टी नहीं डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, वेयर यहाँ पर जो अपने पास जो डी क्यू है, डी क्यू इज स्मॉल चार्ज passing through the cross section of any conductor in small time
इंटरवल dt। स्मॉल टाइम इंटरवल dt में अपने पास कितना चार्ज पास कर रहा है, स्मॉल चार्ज dq पास कर रहा है। और क्योंकि रेट ऑफ फ्लो वेरी कर रहा है इसलिए सिंपल करंट ना डिफाइन करते हुए हम कौन सा करंट डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखो अपने पास इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपने पास क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। और एम्पियर का सिंबल हमारे पास ए। मतलब करंट को जिस यूनिट में नापा जाता है उस यूनिट का नाम क्या है, एम्पियर। जैसे लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास कोई चीज़ कितना भारी है, कोई चीज़ कितना हल्की है, इसको किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। वैसे ही अपने पास करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम किस में नापते हैं, उसको हम एम्पियर में नापते हैं। अब सवाल ये है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस अपने पास यहाँ पर हम जो मानते हैं वो मानेंगे कि हम करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, करंट कैसी क्वांटिटी है, अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे कि मेरे पास ये कंडक्टर है, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास इस साइड जा रहे हैं तो इनके वजह से जो करंट होगा वो इस साइड जाएगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। तो मैं डायरेक्शन तो वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा करंट को, स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहा क्योंकि अपने पास जो करंट है वो लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को तो फॉलो करता है लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या ट्रीट करते हैं, एज अ स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ना तो ये स्केलर है और ना ही ये वेक्टर है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसका कुछ और ही नाम है। ठीक है। लेकिन अभी तक के लिए आप इतना याद रखो, करंट कैसी क्वांटिटी है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो इसको लिख लो, यहां तक छाप लो भाई। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ सिंबल्स की बात करेंगे। वो सिंबल्स आपको पूरे चैप्टर में नज़र आएंगे और वो सिंबल्स क्या है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट डालेंगे। और आपको, मेरे को लगता है कि आपको ये सिंबल्स पता होंगे, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको इस सिंबल से इंट्रोड्यूस कराऊँ ताकि ये चैप्टर में आगे आपको दिक्कत ना दे। जैसे कि मेरे पास ये एक सिंबल है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये प्लस ये माइनस, ये सिंबल किसका है, मेरे पास बैटरी का सिंबल है। किसका सिंबल है, बैटरी का, या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा वाला सिंबल क्या होता है, छोटा वाला जो लेटर होता है यहाँ पर, छोटा वाला जो ये है इसको, ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, रेजिस्टर का। किसका है, रेजिस्टर का सिंबल है। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ये जो सिंबल है, मेरे पास इसको मैं या तो स्विच बोल सकता हूँ या फिर की बोल सकता हूँ। ठीक है। ये सिंबल आपको पूरे चैप्टर में क्या करना है, याद रखना है। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, दिस इज सिंबल ऑफ रेजिस्टर एंड दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच या फिर की कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is always opposite to the
डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास किसकी डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। जैसे मेरे पास ये एक कंडक्टर है, क्या है ये, कंडक्टर है, ये मैंने बनाया कंडक्टर। इस कंडक्टर में मैंने दोनों तरफ से बैटरी कनेक्ट कर दी, दोनों तरफ से वायर लगाकर किसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया। या फिर मैं कहता हूँ कि इस कंडक्टर में दोनों एंड पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब देख सकते हैं कि इस, आपको पता है कंडक्टर में कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई कौन होते हैं कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, कंडक्टर में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास ये अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी डायरेक्शन है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। तो मेरे पास जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे पास इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलूँगा मैं, आई बोलूँगा। सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं वायर में, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट किधर जाएगी, इधर जाएगी, जिसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। याद रखना है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है भाई, ये किसकी डायरेक्शन होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसको याद कर लो। जैसे कि आपको और एक चीज़ बता दूँ, या आप ये याद ही कर लेना। जैसे मैंने एक रजिस्टर लिया, क्या लिया भाई, एक रजिस्टर लिया। इस रजिस्टर के दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब सवाल ये है, यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन बने नहीं है, तो मैं करंट कहाँ से निकालूँ, करंट की डायरेक्शन कौन सी मानूँ। तो आप एक बात मेरी याद रख लेना, पूरे चैप्टर में आप एक बात याद रख लेना कि हमेशा आप जो करंट की डायरेक्शन निकालेंगे वो आप करंट को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेंगे। कौन से टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से। हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसी होगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कौन मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है। यहाँ पर रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस कितना है मेरे पास, आर है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है, वी है। और करंट हमेशा किस डायरेक्शन, कहाँ, किस पॉइंट से निकालेंगे, किस टर्मिनल से निकालेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के हमेशा क्या निकाली जाएगी, करंट निकाली जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने क्या सीखा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। अगर सिंपल कोई सर्किट में एलिमेंट लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है तो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमेशा करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से निकाला जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। हाँ भाई, तो इसके बाद मैं आपके साथ ओम्स लॉ को डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन मैं ओम्स लॉ को डायरेक्टली V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है, मुझे उसका प्रूफ करके दिखाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ, और वो बातें क्या है देखिएगा। जैसे यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे और इनको याद रखेंगे आप लोग हमेशा। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है x, या फिर मैं कहता हूँ एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास x, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या रखती है, रिलेशन रखती है। ये जो रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या है, रिलेशन है। अब देखो इधर अपने पास
जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा तो एक बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, और वो बात क्या है कि यहाँ पर x के बढ़ने पर y भी क्या होगा, बढ़ेगा, और x के घटने पर y भी क्या होगा, घटेगा। मतलब एक दूसरे पर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। एक दूसरा अपने पास क्या होता है, रिलेशन होता है, अगर ये x ये अपने पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, y है। इसका मतलब x के बढ़ाने पर मेरा y क्या होगा, घटेगा, और y के बढ़ाने पर मेरे पास x क्या होगा, घटेगा। मतलब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसमें दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या करते हैं, अपने पास होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ, देखो, जैसे मेरे पास x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, ठीक है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मेरे को रिमूव करना है तो मुझे इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। x मैंने बोला c कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, y बोला। यहाँ पर अगर जब भी आपको क्या करना होता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, तो आपको एक इक्वल टू के साइन के साथ एक कांस्टेंट को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। या फिर आपके पास ऐसा देखे x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, साथ में एक और वेरिएबल y है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर मुझे इस कांस्टेंट को हटाना है और इस इक्वल टू को हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाली बात अपने पास हो गई। अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ क्या, ग्राफ ये कि अपने पास अगर मेरे पास x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, अगर मैं यहाँ पर इधर x एक्सिस मान लेता हूँ, कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, ये मेरे पास कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। इस पे मैं x एक्सिस पे x रख दूंगा और y एक्सिस पे क्या रख देता हूँ, y रख दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, बीच में से स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, बीच में से स्ट्रेट लाइन होगा। और जब भी अपने पास यहाँ पर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, x एक्सिस पे क्या रखता हूँ, x, और y एक्सिस पे क्या रखता हूँ, y। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो मेरे पास कुछ ऐसा होगा। तो आप याद रखना कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ वो साइन होगा, तो अपने पास रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। तो इस केस में जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो बीच में से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और अपने पास अगर यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ग्राफ कुछ अपने पास ऐसा बनेगा। और अगर मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर डिपेंडेंसी है तो एक के बढ़ाने पर दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का डिपेंडेंसी है तो एक के कम करने पर दूसरा भी क्या होगा, मेरे पास कम होगा। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, y है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मेरे को रिमूव करना है तो रिमूव करने पर यहाँ पर मेरे को इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि सबको पता ही होती है लेकिन मैं बता दिया, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक बातें हो गई डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन के बारे में। तो इसको लिख लो। अब भाई हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालता हूं मैं, क्या, ओहम्स लॉ। कौन सा लॉ भाई, ओहम्स लॉ। अब सवाल ये है कि ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। चाहे तो मैं स्टेटमेंट को डायरेक्टली स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पहले डिराइव करूँ यहाँ पर ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ अपने पास V इज इक्वल टू IR होता है। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिराइव करके देना चाहता हूँ कि ओम्स लॉ कैसे आता है। तो ओम्स लॉ को डिराइव करने के लिए यहाँ पर मेरे पास मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। क्या लिया भाई, एक कंडक्टर लिया। ये कंडक्टर लिया, कंडक्टर में आपको जैसे पता है क्या होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं भाई, फ्री
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। अगर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं क्या करूंगा, कंडक्टर के जो दोनों एंड है, दोनों एंड को बैटरी के टर्मिनल से क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। ये बड़ा वाला टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, छोटा वाला क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ये बैटरी लगाया, मतलब इसमें क्या लगा दिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा करंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकालेंगे। और यहाँ पर ये जो कंडक्टर की जो लेंथ ली है मैंने, एल ली है। क्या ली है, एल। और इसका एरिया जो है मैं मान लेता हूँ कितना है, ए है। और यहाँ पर जे जो है अपने पास करंट डेंसिटी है। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पता है, फ्रॉम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, जो कि होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। यहाँ पर वेयर जो J है उसको कहा जाता है भाई करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई, करंट डेंसिटी। और जो सिग्मा है अपने पास, इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। ठीक है। और यहाँ पर जो E है वो कुछ नहीं और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो ओम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, सिग्मा ही। लेकिन करंट डेंसिटी को ओम्स लॉ की हेल्प से, वेक्टर फॉर्म की हेल्प से J इज इक्वल टू सिग्मा ही लिखा जा सकता है। लेकिन करंट डेंसिटी का और एक फॉर्मूला होता है, J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है, J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन और 1 और 2 को अगर ध्यान से देखता हूँ तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, इक्वल है। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो J की वैल्यू है I/A है, यहाँ पर जो J की वैल्यू है I/A, ये इक्वेशन 1 में यहाँ इस J की जगह क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रॉम यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, I/A इज इक्वल टू सिग्मा अपने पास E। लेकिन जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है, एंड अपने पास जो कंडक्टिविटी होता है वो 1/ρ यानी कि रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज जो अपने पास है इसको हम इधर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, I/A इज इक्वल टू सिग्मा की जगह 1/ क्या रखा भाई, ρ रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वोल्टेज पर यूनिट क्या रखा मैंने, लेंथ रखा। अब देख सकते हैं ये जो क्वांटिटी है, ये जो दो चीजें हैं ये आपस में नीचे डिवाइड में है, इधर जाएंगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो अपने पास क्या बचा, ρL/A, और ये अपने पास I इज इक्वल टू V। मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू ρL/A, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब देख सकते हैं रजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब मटेरियल यहाँ पर जो कंडक्टर लिया है, क्या मैंने उसको चेंज किया तो क्या रजिस्टिविटी चेंज होगी, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्या मैंने कंडक्टर की लेंथ को चेंज किया, नहीं किया। क्या मैंने कंडक्टर के एरिया को चेंज किया, नहीं किया। मतलब ये सारी चीजें जो है तीनों की तीनों क्या है, कांस्टेंट है। मतलब मैं तीनों को हटा के एक कांस्टेंट लिख सकता हूं, वो मैंने लिखा V इज इक्वल टू R, और ये I यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू अपने पास I/R। यहाँ पर जो अपने पास R है वो क्या है, ρL/ क्या है, A, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पर डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ द कंडक्टर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो V इज इक्वल टू I/R अपने पास ये जो मिला, इसको ही क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ओम्स लॉ बोलते हैं। अब देखो इधर अपने पास ये तो अपने पास ये मिल गया। अब देखो
यहाँ पर अपने पास क्या मिला, v इज इक्वल टू अपने पास आई आर, लेकिन r क्या है, कांस्टेंट है। जब मेरे को कांस्टेंट को और इक्वल टू को हटाना होता है तो बीच में क्या आता है अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है। इसका मतलब ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द बोथ एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। तो अपने पास ओम्स लॉ की इधर अपने पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखता हूं मैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी भाई ओम्स लॉ की, यहाँ पर ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पूरा लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द बोथ एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the current passing through अपने पास इट। तो ये क्या है, ओम्स लॉ है। इट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, आई आर। ये क्या है अपने पास, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या है, v इज इक्वल टू अपने पास आई आर। अगर मान लो यहां पर मेरे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर लगाया मैंने, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, ये अपने पास कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरे पास, v है। तो यहाँ पर मेरे पास अगर ये रजिस्टर लगाया है, इसका रजिस्टेंस मान लेता हूँ कितना है, r है, और करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो किससे दिया जाएगा, v इज इक्वल टू आई आर। इस रजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा है मल्टीप्लाई बाय जो इस रजिस्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या है अपने पास, ओहम्स लॉ है। कौन सा लॉ है मेरे भाई, ओहम्स लॉ है, ठीक है। ये हो गया अपने पास ओहम्स लॉ। ये जो ओहम्स लॉ अपने पास मिला है, v इज इक्वल टू आई आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू वी बाय आर लिख सकते हैं, और इसको हम लोग I इज इक्वल टू 1 बाय आर, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, v ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, y इज इक्वल टू क्या, mx, y इज इक्वल टू mx के साथ क्या किया मैंने, इसको कंपेयर किया। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास दोनों के बीच में अपने पास जैसे v, यहाँ पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है, ठीक है, ओहम्स लॉ से। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया इससे। y एक्सिस पे मेरे पास क्या है, I है, y एक्सिस पे क्या है, I है, x एक्सिस पे क्या है मेरे पास, v है। तो अपने पास जब भी ऐसा इक्वेशन होगा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये अपने पास ये है। इस केस में स्लोप क्या है, m को कंपेयर किया, m क्या है 1/r, तो स्लोप कितना हो गया 1/r। यहाँ से भी डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, v और i के बीच में जो ग्राफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो बीच में से क्या निकलेगा भाई, अपने पास स्ट्रेट लाइन निकलेगा। बीच में से क्या निकलेगा, स्ट्रेट लाइन निकलेगा। तो इसको लिख लीजिएगा, और यही अपना ओम्स लॉ है। आपको ओम्स लॉ में एक चीज याद रखनी है कि अपने पास वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है, और v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। क्या मेरे भाई, v इज इक्वल टू आई आर आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसको छाप लो भाई। हाँ भाई, मैं शायद थोड़ा स्क्रीन से नीचे चला गया तो शायद उस वजह से आपको दिखा नहीं होगा, तो उसको मैं एक बार फिर से और रिपीट कर देता हूँ। जैसे अपने पास ओम्स लॉ क्या था, v इज इक्वल टू आई आर था। इसको और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर r मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर ऐसे लिखा जा सकता है।
या फिर इसको 1/r इंटू क्या लिख सकते हैं भाई, v लिख सकते हैं। अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो बीच में से पास करती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx। अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं आपस में कंपेयर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास ये x है, यहाँ पर y है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इससे इधर कंपेयर करता हूँ, यहाँ पर y है, यहाँ पर क्या है, i है, तो जहाँ पर y है उधर क्या रख दो, i रख दो, रख दिया भाई। और यहाँ पर मेरे पास v है, इधर x है, तो x की जगह क्या रख दो, v रख दो, v भी रख दिया। तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी है। वे यार अपने पास स्लोप कितना है, m है, इधर m है, लेकिन इधर कितना है, 1 क्या है, r है। तो इसका स्लोप कितना हो गया, 1/r। आप डायरेक्टली बोल सकते थे v इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था भाई, आई आर था। तो आप जानते r तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, i। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो बीच में से क्या निकलती है भाई, स्ट्रेट लाइन निकलती है। और ये अपने पास क्या है, इसका ग्राफ हो गया। तो इसको आप जल्दी से लिख लो। अब भाई इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो अपने पास जो अभी टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सवाल ये है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मेरे पास क्या है। जैसे आपको पता है ये मेरे पास ये क्या है, ये रजिस्टर है। क्या है भाई, ये रजिस्टर है। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन यानी क्या, अगर मेरे पास 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे रजिस्टर है, अगर मैं इन रजिस्टर को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं अलग अलग पैटर्न में इसको क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। और वो जो कनेक्ट करने का जो तरीका है उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन। एक तरीका तो मेरे पास ये हो सकता है कि मैं एक रजिस्टर के बाजू में दूसरा रजिस्टर, फिर तीसरा रजिस्टर ऐसे कनेक्ट करूं। और एक तरीका तो ये हो सकता है कि मेरे पास एक रजिस्टर के नीचे दूसरा रजिस्टर, फिर इसके नीचे मेरे पास तीसरा रजिस्टर ऐसे कनेक्ट करूं और इसको बैटरी से ज्वाइन कर दूं। तो ये एक तरीका हो गया और ये एक तरीका हो गया। ये जो रजिस्टर को जोड़ने का तरीका है, एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, मैं इसको सीरीज में क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए इस तरीके का नाम अपने पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक के नीचे एक, एक के नीचे एक कनेक्ट कर रहा हूँ। बचपन में आप पढ़ते थे अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए तो हम कहते थे दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक उसी तरह जब मैं एक रजिस्टर के नीचे दूसरा, फिर दूसरे के नीचे तीसरा ऐसे कनेक्ट करता हूँ एक के नीचे एक, तो इस कॉम्बिनेशन को, इस तरीके को, रजिस्टर को जोड़ने के इस तरीकों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, ये अपना क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अपने पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। यहां पर देखते हैं, लिखता हूं यहां पर मैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, ये रजिस्टर है। तो यहां पर लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं भाई, 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास पहला कॉम्बिनेशन जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो अपने पास दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है भाई पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताने से पहले एक नोट लिखवाना चाहता हूं, और ये नोट आप बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये नोट क्या कहता है, देखो अपने पास यहाँ पर पहला पॉइंट में लिखता हूं, यहाँ पर वोल्टेज, वोल्टेज गेट डिवाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन एंड current remains same across both the registers, ठीक है।
और यहाँ पर जो दूसरा अपने पास पॉइंट है वो है, मैंने बोला करंट गेट डिवाइड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड वोल्टेज ड्रॉप रिमेन्स सेम अपने पास अक्रॉस बोथ द रजिस्टर्स। जब भी अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप तो क्या होगा, दोनों रजिस्टर पे अलग अलग होगा, लेकिन अपने पास करंट दोनों रजिस्टर में से जो पास होगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब सेम करंट क्या होगी, दोनों रजिस्टर से फ्लो होगी। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो डिवाइड हो जाएगी दोनों रजिस्टर में, लेकिन अपने पास वोल्टेज ड्रॉप दोनों रजिस्टर्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसी पॉइंट का यूज करके हम लोग डेरिवेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। अब देखो अपने पास यहां पर हम पहला कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो कि अपने पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है, इसको ही तो बोलते हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। एक के बाजू में एक को कनेक्ट करना इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां पर मैंने दो रजिस्टेंस लिए, इस रजिस्टर का रजिस्टेंस है R1, इस दूसरे वाले रजिस्टर का रजिस्टेंस है मेरे पास कितना R2, ये प्लस और ये माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा दिया, V लगा दिया। और करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालते हैं, यही करंट इधर जाएगी, यही करंट इस वाली भी रजिस्टर में से जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, मैंने क्या बोला, वोल्टेज गेट डिवाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो डिवाइड होगा, लेकिन अपने पास करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस बोथ द रजिस्टर। मतलब मान लेते हैं मैंने V वोल्टेज अप्लाई किया, कितना वोल्टेज अप्लाई किया, V वोल्टेज अप्लाई किया। इस V में से कुछ हिस्सा जो है वोल्टेज का R1 रजिस्टर पे ड्रॉप हो गया, और जो दूसरा हिस्सा है वो किस पे ड्रॉप हो गया, R2 रजिस्टर पे ड्रॉप हो गया। इसका मतलब मान लेते हैं मैंने 6 वोल्ट की कुछ बैटरी लगा दी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 3 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो गया और प्लस 3 वोल्ट किस पे ड्रॉप हो गया, इस पे ड्रॉप हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैंने V वोल्टेज लगाया, V1 इस पे ड्रॉप हो गया और V2 इस पे ड्रॉप हो गया, मतलब V लगाया तो V1 प्लस V2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज गेट डिवाइड इन अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या लिख सकता हूं मैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब ओम्स लॉ को याद करो, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, V इज इक्वल टू IR। अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है किसी भी एलिमेंट पे तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है रेजिस्टेंस पे। तो V इज इक्वल टू IR है, तो यहां पर देखो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहां पर इस वाले में क्या निकालना चाहता हूं, वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहता हूं इस वाले रजिस्टेंस में। तो यहां पर मैंने बोला इस वाले रजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, V1 है। कितना है, V1 है। उसमें से करंट कितनी पास हो रही है भाई, I करंट पास हो रही है। उसका रजिस्टेंस कितना है, R1 है। यही तो ओम्स लॉ है ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस, वो क्या देता है अपने को, वोल्टेज ड्रॉप। तो अपने पास V1 की वैल्यू निकल गई। तो इसी तरह से किसकी वैल्यू निकालो, V2 की निकालो। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से करंट कितना पास हो रहा है भाई, इसमें इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V2, ये वाला V2। इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, R2 है। तो ये अपने पास क्या निकल गया, V2 निकल गया। अब V1 V2 निकल गया तो इसको इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो V इज इक्वल टू अपने पास क्या लिखूं मैं, IR1 प्लस मेरे भाई IR2। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया मैंने, 1 बोल दिया। अब देखो अगर मुझे किसी ने बोला कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ जो इन दोनों का काम कर दे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया, और वो सिंगल रेजिस्टेंस वही काम करेगा जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं।
तो उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास आर इक्विवेलेंट, जो कि हमको फाइंड करना है और डेरिवेशन भी हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज V लगाया, करंट कितना है I है। कॉन्सेप्ट समझ लो, दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, दोनों रेजिस्टेंस की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस रिप्लेस करना है, और वो सिंगल रेजिस्टेंस वो काम करेगा जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। और उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू को ही बोला जाता है हमारे पास यहाँ पर आर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ पर क्या लगाएंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस रजिस्टर में से करंट कितना जा रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूं भाई, 2 बोल देता हूं। अब यहां पर देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन यहां पर बोल दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इक्वल है। यहाँ पर अपने पास V की वैल्यू क्या है, आई आर इक्वेलेंट। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर इस V की जगह क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस अपने पास कितना, IR2। यहाँ पर आई आर इक्वेलेंट है, तो यहाँ पर I को मैंने कॉमन निकाल लिया, R1 प्लस क्या लिख दिया भाई, R2 लिख दिया। ये कट गया, क्या बचा, आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मेरे पास कितना, R1 प्लस R2। अगर आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए जो इन दोनों का काम करे, तो आप क्या कर दो, इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको इस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2। ये तो दो रजिस्टर के लिए बात थी। अगर ऐसे ही मेरे पास 3 4 5 6 रेजिस्टेंस, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो सबको क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है। अब यहां पर मैं बोलता हूं, यहां पर if n resistances connected in अपने पास यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे कि ये मैंने बोला एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं चाहता हूँ इन सारे रेजिस्टेंस को हटाकर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाऊं, और वो रेजिस्टेंस वही काम करे ये जो सारे रेजिस्टेंस मिलकर कर रहे हैं। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे पास मैंने बोला R1, ये R2, ये R3, ये डॉट डॉट, यहाँ पर कोई Rn है, तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में अपने पास आर इक्विवेलेंट वही होगा, सब रजिस्टर का रेजिस्टेंस को क्या कर दो भाई, ऐड कर दो, प्लस कितना R3 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना अपने पास Rn। अगर मैं बोल दूं सारे रजिस्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, सारे रजिस्टर की वैल्यू सेम है, सेम क्या है, R ही है, सबकी वैल्यू कितनी है, R है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ मेरे पास R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डॉट डॉट इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू कितना है, R है। मतलब n रेजिस्टेंस की वैल्यू एक ही है, वो क्या है, R है, सबकी वैल्यू क्या है, R है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास R प्लस R प्लस R प्लस डॉट डॉट प्लस R। R कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स क्या हो गया, R हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई में आ गई, तो मल्टीप्लाई में आ गई तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किससे, R से। इसका मतलब देयरफॉर रेजिस्टेंस increases in सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए आप घरों में देखते हैं, अपने घरों में जो वायरिंग हो रखी है डिवाइसेस की, वो सीरीज में नहीं होती है, वो पैरेलल में होती है। क्योंकि सीरीज में अपने पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हमारे पास डिवाइसेस प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो घरों में जो वायरिंग कर रखी है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ना होकर अपने पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यह आपका क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अगर किसी ने पूछा बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उन रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके मेरे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस मुझे अगर लगाना है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आप सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने पास आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको छाप लो भाई।
हाँ भाई, तो छाप लिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अभी किस कॉम्बिनेशन के बारे में, अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो अपने पास जो सेकंड पॉइंट है भाई, वो क्या है छोटे, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये अपने पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे मेरे पास, मैंने एक रजिस्टर लिया, उसके नीचे क्या कर दिया भाई, मैंने दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो एक के नीचे एक जोड़ने का तरीका जो है रजिस्टर का, वो मेरे पास कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये जो इस रजिस्टर है, इसकी मैं रजिस्टेंस मान लेता हूँ R1, इसका मान लेता हूँ मैंने R2। अब सेकंड पॉइंट पढ़ने का, करंट गेट डिवाइड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड वोल्टेज ड्रॉप रिमेन सेम अक्रॉस बोथ द रजिस्टर। यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर प्लस, ये माइनस, करंट कहाँ से निकालेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर इस पॉइंट तक करंट तो अपने पास कितनी गई, I, लेकिन इस पॉइंट के बाद करंट क्या हो गई, दो पार्ट में टूट गई। यहाँ पर आएगा I1 और यहाँ पर आएगा छोटे I2। मतलब करंट क्या हो गई, टूट गई। करंट गेट डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बट वोल्टेज ड्रॉप रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट तो डिवाइड होगी, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो V लग रहा है, ये V इस पे भी ड्रॉप होगा, यही V मेरे पास किस पर ड्रॉप होगा, ऊपर वाले रजिस्टर पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे किसी ने कहा कि इन दोनों रजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है, इनको हटाकर एक सिंगल रजिस्टेंस लगाओ, और वो सिंगल रजिस्टेंस वही काम करना चाहिए ये जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला हाँ भाई, यहाँ पर दोनों रजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है, उनको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से, और उन सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आर इक्विवेलेंट, जो कि अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और वोल्टेज कितना है, V है, करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट डिवाइड हो रहा है, I गई, I1 प्लस I2 में क्या हो गई, टूट गई। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में करंट क्या हो गई, टूट गई। अब ओम्स लॉ याद करो। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू अपने पास क्या, IR। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो इस पर है, वही वोल्टेज ड्रॉप इस पर है। मतलब मेरे पास, मैं अगर बोल दूं कि V वोल्टेज ड्रॉप इस पर है, तो V वोल्टेज ड्रॉप मेरे पास इस पर है। तो मैं बोलता हूं इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, मेरे पास V है, और ये V कितना है मेरे पास। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। I1 कितना भाई, R1। ठीक है, यहाँ पर इस पे वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। I2 कितना भाई, R2। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से मैं इसमें से I1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। किसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू। तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। ठीक है भाई, इसमें से I2 निकालो, I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन कितना, R2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज निकाल के यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। I इज इक्वल टू कितना, V अपॉन R1 प्लस कितना, V अपॉन कितना, R2। ठीक है, पुट कर दिया। इसको इक्वेशन नाम दे दिया कितना, मैंने 1 नाम दे दिया। अब इधर देखो भाई, इधर अपने पास क्या है, इधर देखो, ओ फ्रॉम ओम्स लॉ, कौन सा लॉ, फ्रॉम ओहम्स लॉ, छोटे कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। कितना, V इज इक्वल टू कितना, IR। लेकिन IR क्या है, इक्विवेलेंट है। I की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, I इज इक्वल टू कितना, V बाय कितना, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 2 को ध्यान से देखो, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, सेम है। तो मैं इस I की जो वैल्यू है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, इसको मैं यहाँ पर इस I की जगह क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये V बाय R इक्विवेलेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपने पास क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। दोनों साइड V है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल। 1 अपॉन कितना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, R2 हो जाएगा। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन अपने पास जो है 1 अपॉन कितना है, आर इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन कितना है, R1 है, प्लस 1 अपॉन R2 है। लेकिन मेरे को 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट चाहिए, क्या आर इक्विवेलेंट चाहिए, सिर्फ मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो 1 अपॉन कितना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, ये जो है अपने पास कितना हो जाएगा भाई, ये अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R2 प्लस कितना, R1 बाय कितना, R1 कितना हो जाएगा, R2। इसको इधर से उल्टा कर दो तो इधर से भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। मतलब मैंने इसको इधर से छेड़ा, इसको इधर से उल्टा किया तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, छेड़ना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया भाई, R1 प्लस R2 हो गया। दिस इज द आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर किसी ने कहा दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है और उनकी जगह मेरे को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना है, तो उस रजिस्टर की वैल्यू क्या लेंगे, उस रजिस्टर की वैल्यू R1 R2 R1 प्लस R2। इन द केस ऑफ टू रजिस्टर ये फॉर्मूला क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, अब देखो मैंने बोला इफ n resistances connected in series in parallel combination। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n रजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए भाई, एक के नीचे एक n टाइम्स लगा दिए तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, Rn। अगर सारी रजिस्टर की वैल्यू क्या मान लो, इक्वल मान लो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू डॉट डॉट इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू कितना मान लो, R मान लो, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन R। 1 अपॉन R कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n बाय R। कितना हो जाएगा, n बाय R। मेरे को 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट चाहिए कि R इक्विवेलेंट चाहिए, सिर्फ R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट चाहिए तो इधर से उल्टा करूंगा तो इधर से भी उल्टा करना पड़ेगा, R बाय n। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर R इक्विवेलेंट इज लेस देन R बाय लेस देन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। देयरफॉर अपने पास रेजिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल, अच्छे से लिख देता हूँ, कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जब भी अपने पास घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब भी अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अपने डिवाइसेज जो है वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे। इसलिए जो घरों में जो वायरिंग करने का जो तरीका है, जो कॉम्बिनेशन है, उसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही अपना क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये अपने पास फॉर्मूला आपको याद रखना है पैरेलल के लिए और सीरीज के लिए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको लिख लो भाई। हाँ भाई, तो इसके पहले हम लोगों ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किए थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो उसको एक बार बता दूँ कि अपने पास यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना कि अपने पास यहाँ पर एक फॉर्मूला था, जैसे कि दो रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू अगर R1 है और इसकी अगर कितना है R2 है, तो दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस R2 होगी। कितनी होगी, R1 प्लस R2 होगी। अगर मेरे पास दो रजिस्टेंस यहाँ पर कैसे है, पैरेलल में लगे हैं, कैसे लगे हैं भाई, पैरेलल में लगे हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। तो अपने पास ये अगर R1 है और ये R2 है, दोनों को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई मेरे पास, तो उसकी वैल्यू अपने पास होगी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मेरे पास R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्मूलेज है और सीरीज में R1 प्लस R2 और पैरेलल में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करके हम लोग अपना डाउट्स क्लियर कर लेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्किट। यहाँ पर एक सर्किट गिवन है और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। और यहाँ पर अपने पास टोटल 4 रेजिस्टेंस है और ये कुछ इस तरह सा
भयानक सा दिख रहा है सर्किट, और इसके हम लोगों को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है। सिंपल कहने की बात यह है कि इन चारों को हटा के एक रजिस्टेंस लगाना है, तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जब जब भी ऐसे सर्किट देखोगे तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है। तो सबसे पहले मेरे को जब देखने पर पता चलता है कि ये दोनों आपस में कैसे है, मेरे पास यहाँ पर पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही ऐसा ही सर्किट बनाऊंगा मैंने क्या किया, दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया। दोनों पैरेलल में है ना, तो हटा के क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास ये एक रेजिस्टेंस जो लगाया इसको क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस कितना R2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, इसकी जगह लगा रहे हैं ना भाई, इसका नीचे का बना देता हूँ। ठीक है, नीचे का भी मैंने इधर बना दिया। ये 30 ओम है, ये पहले से कितना था, ये 8 ओम था, तो यह 8 ओम था, इधर लिख देता हूँ कितना था, ये 8 ओम का। R1 कितना है, 6 है, R2 कितना है, 3 है। ठीक है, R1 कितना है, 6 है, प्लस R2 कितना है, 3 है, कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये कितना हो गया, 2 ओम। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इन दोनों को हटा के यहाँ पर एक 2 ओम का क्या लगा सकते हैं, रजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कितने ओम का रजिस्टेंस लगाया मैंने, दोनों को हटा के 2 ओम का रजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ये दोनों कैसे है, सीरीज में है, दोनों सीरीज में है मेरे पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को हटा के क्या लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सीरीज वाला यूज़ करेंगे। तो अपने पास कितना हो जाएगा, दोनों को हटाया आप छोटे और एक लगा दिया, और नीचे में तो और एक पहले से था, और इसकी वैल्यू कितनी थी जो पहले से था, 30 ओम था। और यहाँ पर अपने पास 2 ओम, आर इक्विवेलेंट पता करना है ना, दोनों को हटा के लगाया और दोनों कैसे सीरीज में है, तो क्या होता है, R1 प्लस R2। R1 कितना है भाई, 2 है, R2 कितना है, 8 है, तो कितना हो गया, 10 ओम हो गया। मतलब इन दोनों को हटा के मैं एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। कितने ओम का लगा सकता हूँ, 10 ओम का। यहाँ पर मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, अब पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो अपने पास यहाँ पर अभी एक ही अपने पास बचा है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल में नज़र आ रहा है, तो दोनों को हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इधर सॉल्व करता हूँ। दोनों को हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। दोनों को हटाया और मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। यहाँ पर दिखेगा नहीं, मैं इसको इधर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैंने इधर इसको बनाया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों कैसे है, यहाँ पर अभी सीरीज़ में है, तो यहाँ पर सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दो, सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दो, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर ये ऐसा आ गया, ये पॉइंट अपने पास ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। और यहाँ पर कितना आया था अपने पास, 2 + 8 कितना होता है, यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, ये कितना ओम का, 30 ओम का। फिर इसको फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर अपने पास ए, पॉइंट क्या, बी, और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना होता है पैरेलल में, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस कितना भाई, R2। और यहाँ पर अपने पास R1 कितना है, 10 है, R2 कितना है, 30 है, और यहाँ पर R1 कितना है, R1 कितना है यहाँ पर, हाँ तो कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर R1 कितना है, 30 है, और ये कितना है, 10 है, और यहाँ पर R1 कितना है, यहाँ पर 30 प्लस कितना हो जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 40। इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर लगभग आएगा, लगभग क्या यही आएगा, 7.5 के आसपास, 7.5 ओम। मतलब यहाँ पर इस पूरे सर्किट को हटाकर, इस पूरे चारों के चारों रेजिस्टेंस को हटाकर हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज करते करते यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर दिया, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई, यहाँ पर
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7.5 ओम। इसका मतलब इतना सारा कचरा करने से अच्छा है आप यहाँ पर क्या कर दो, एक रेजिस्टेंस लगा दो, 7.5 ओम का आपका काम चल जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास इसके रिलेटेड सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अपने पास क्या है, ये एक न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व किया। इसके अगले लेक्चर में हम लोग किरचॉफ लॉज देखेंगे। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए अपने पास दो लॉ दिए थे, एक कहलाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ और दूसरा कहलाता है किरचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक है, तो कल का लेक्चर अपने पास इसी से शुरू होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं कल के लेक्चर में।